Very good morning to you, friends. Once again, students will continue with our lesson. That was what is applied history. Now, in applied history, हमने last time देखा था कि कैसे हिस्ट्री को एप्लीकेशन जहाँ पे हम करते हैं या पब्लिक हिस्ट्री भी जिसे कहा जाता है, तो उसको जहाँ पे हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो कौन कौन सी एरियाज में इस्तेमाल लाते हैं, उस दिन हमने देखा कि in many places of research fields we use it. For examples, हमने जो cover up किया था वो था first philosophy, science, technology, industry and commerce. आज हम देखते हैं बाकी के fields में भी कहाँ पे applied history होती है, and also applied history and our present we will learn in the following as the lecture proceeds. Now, in management studies, how does it come to application? In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources, and process of production, as well as the chain of market and sales management, etc. It is essential to have a knowledge of similar function systems of the past. अब जैसे हम देखते हैं कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, यानी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, हम एम्प्लॉयज रखते हैं। अगर बिजनेस में भी किसी को भी हायर करना है, किसी को भी काम पे रखना हो, तो उसके लिए भी, या कोई प्रोडक्शन, कोई भी हम चीज उत्पादन करते हैं, उसकी प्रोसेस के लिए भी, या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे अगर हमें क्या क्या सामग्री लगेंगे, पैसे लगेंगे, रॉ मटेरियल्स लगेंगे, क्या क्या, उन सब चीजों में भी हमें किस चीज की जानकारी लगती है कि पहले कैसे करते थे, इससे पहले कैसे ये काम किया जाता था। उसके बेसिस के ऊपर हम उस देखेंगे कि इसमें कोई चेंजेस लाने की गुंजाइश है कि नहीं, इसमें कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें ये काम अलग तरीके से कर सकते हैं, या उसी वो तरीका अगर अच्छा हो। जैसे अगर हम देखते हैं कि अशोका के जमाने में भी कॉइन्स होते थे, मेटलर्जी बनाते थे, यानी मेटल्स में काम किया जाता था, तो धातु से काम किया जाता था, तो हम उनकी भी तकनीक से, उनकी भी टेक्नोलॉजी से यूज करके उन चीजों को हम आजकल के जमाने में उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इट हेल्प्स in the field of management studies also, and it is also essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing for healthy management. In order to achieve it, understanding of social and economic institutions that support the industrial and commercial process is important. Knowledge of history in this regard makes the management at various levels easier. Okay? Now, ये जैसे मैंने अभी भी बताया, यही कहते हैं कि अगर हमें पहले के बारे में पता चलता है, कंपेयर करने में आसानी होती है, और फिर हमें डिसीजन लेने में उसमें कामयाबी हासिल होती है। ओके, देन नाउ इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, अभी हम देखेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री कैसे इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स हमें काम आते हैं। ओके, it is important to understand the development of various forms with the help of their style of expressions and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition. The key to expressions in any art form, emotional temperament of the artist and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. जैसे मैंने पहले भी कहा था पिछले भी हमारे लेक्चर्स में, कि जैसे हम देखते हैं आकृतियां मंदिरों में जैसे हमारी थी पहले प्राचीन काल के, जैसे अगर हम देखते हैं साउथ साइड की बहुत सारी मंदिरें होती हैं, या हम मध्य प्रदेश के साइड के मंदिरों को देखते हैं, या हम फोर्ट्स जो भी होते हैं, गढ़ होते हैं, उनको अगर उनके बनाने के तरीकों को देखते हैं, तब हमें उन पे जो आकृतियां बनती हैं, उनकी जो स्कल्पचर बनी होती है, यानी जो भी मूर्तियां बनी होती है, उस पर से हमें अंदाजा लगता है। केव्स के ऊपर जैसे हम देखते हैं बहुत सारे नक्काशे सब ड्रॉ किए होते हैं, तो उस पर से हमें अंदाजा लगता है कि उस पीढ़ी में कैसी वेशभूषा थी, कैसे उनकी कौन सा काल था वो। जैसे अशोका के टाइम में अगर हम देखते हैं, या चंद्रगुप्त के टाइम में देखते हैं, तो उन अशर्फियों पे हम, उनके सिक्कों पे हम देखते हैं कि उस पे उनकी मोहर लगी होती है, सील लगी होती है, उनकी छाप होती है, उनके सिंबल्स होते हैं सबके। तो दिस ऑल थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड। इसलिए आप देखते हो कि अगर हम महाभारत रामायण जैसे कोई एपिक सीरियल्स बनाते हैं, तो वो वेशभूषा हम उस हिसाब से हमारे बनाते हैं। ये कहाँ से पता चला?
आर्ट फॉर्म से, कहाँ पे ड्राइंग चित्रकारी की थी, कहाँ पे उन्होंने स्कल्पचर सब किए थे, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे। ओके, नाउ ह्यूमैनिटीज। Humanities include disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics, etc. To understand the history of the origin and development of these disciplines, it is an essential part of their learning. All disciplines are supposed to have their origin in philosophy. Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between universe and human existence. Now, अगर हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज किन चीजों से बनी होती है, डिसिप्लिन्स इन हिस्ट्री, एक तो हिस्ट्री के बारे में जानकारी, फिर आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी यानी वहाँ की जैसे हम देखते हैं खुदाई कर कर हमें जब कोई चीजों से मिलते हैं, जैसे कोई मूर्ति मिलती है, कोई मंदिरों की कोई हमें ये मिलती है, कोई अंश मिलता है, कहीं हमें डायनासोर्स के जैसे अंश मिल गए, या मोहनजोदड़ो हड़प्पा मिले हम लोगों को, सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। सोशियोलॉजी यानी सोशियोलॉजी ये होता है जो लोगों, ह्यूमन के बारे में, लोगों के बारे में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो मीन्स सेम थिंग अबाउट पीपल, ह्यूमन बींग्स। एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन and anthropology means study about, logy means study. So anthropology means it is a study about human beings. पॉलिटिकल साइंस हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे हमारी जो भी पॉलिटिक्स है उसके बारे में जानकारी। इकोनॉमिक्स यानी हमारी अर्थव्यवस्था। तो इन सब चीजों का जब एक मिश्रण, जब हम एक जानकारी हासिल करते हैं, उसको उन्होंने बोला है ह्यूमैनिटीज, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो ये जब हमें जानकारी मिलती है सारे क्षेत्रों में से, इन सारे क्षेत्रों में से, तब जाके एक हमें एक क्या बोलते हैं, एक आधार मिल जाता है जिसके ऊपर लोगों ने क्या किया, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी लोग थे उन्होंने स्पेक्यूलेट यानी बातचीत करना, या अपने जो आइडियाज है वो सामने रखना, अपनी जो विचारधारा है उसको सामने रखना। तो क्या विचारधारा, कि लोगों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, उनकी क्या विचारधारा है वो उन्होंने आगे आकर रख दी। फिर यही चीजों के वजह से तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज आ गई, जो भी यानी जैसे हम बोलते हैं पौराणिक कहानियां आ गई सब सामने। फिर ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड यानी ये दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्सल ऑर्डर क्या है, यानी क्या क्या एक जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्स में, जैसे हम बोलते हैं इस पूरे कायनात में क्या क्या चीजें होती है, क्या उनकी ऑर्डर है, वो जानने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन लाइफ के बारे में, कैसे इवॉल्व हुआ ह्यूमन लाइफ, गॉड्स गॉडेसेस रिचुअल्स कहाँ से आए, भगवान कहाँ से, कैसे हमने भगवान को मानना शुरू किया, कैसे चीजें होने लगी, कैसे वो हम सारी हमारी जो संस्कृति है वो कैसे आने लगी, ये सारी चीजें यही इन्हीं के आधारों के ऊपर बनने शुरू हो गए। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स, पॉन्डरिंग्स यानी सोच करना, गहरी सोच करना, इज कॉल्ड पॉन्डरिंग्स, are to be found in these mythological stories. Various disciplines and the humanities have theoretical foundations based on philosophical theories. यानी theoretical यानी जो लिखी थी, जो थियोरी हम लिखते हैं, बुक किताबों में लिखते हैं, उसको बोलते हैं थियोरी। theoretical foundations किसके आधार पे बनती है, based on these humanities and philosophical foundations। ये जो philosophical theory बनते हैं बेस्ड ऑन दिस ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज कौन कौन सी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी जो है वो सारी जो हमने देखी है, और दे आर बेस्ड ऑन दैट। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंटल स्टेजेस। यही अगर हमारे पास अगर हिस्ट्री की नॉलेज होगी इन सारे फील्ड्स में, तभी जाकर कहते हैं हमें पता चलेगा कि कैसे डेवलपमेंट हो गई है। नाउ कमिंग टू अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। ओके, नाउ पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हिस्ट्री का क्या अर्थ होता है, क्या रीजन है, क्यों हम हिस्ट्री को पढ़ें। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर्स दिस क्वेश्चन एज वेल। द विजिबल एंड इनविजिबल रेलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। रेलिक्स का मतलब है जो भी ऐसे चीजों की जो बची कुची अंश है,
जिसे अगर हम देखते हैं कि जब हमें डायनासोर के बारे में कैसे पता चला, जब डायनासोर के हमें हमें हड्डियां मिली, उनका ढांचा मिला, जब हमें तब हमें पता चला, कंकाल मिले, तब हमें पता चला कि डायनासोर जैसे भी जीव हुआ करते थे। ठीक उसी तरह कोई आकृतियां, जैसे हम देखते हैं मोहनजोदारो एंड हड़प्पा के जमाने में, वो एक डॉल थी, जिसके डांसिंग डॉल, एक फिगराइन थी, जहाँ पे उसका एक हाथ ऐसे कमर पे जैसे डांस करने के स्टेज में थी। वहां से हमें पता चला उनकी क्या क्या उस जमाने में उनकी क्या प्रथाएं हुआ करती थी, क्या क्या कल्चर हुआ करती। तो ये जो अंश होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल, जो एक कभी कभी हमें ये जो अंश ठहर जाते हैं या हमें कहीं ना कहीं से मिलते हैं पास्ट और प्रेजेंट में, उनके आधार पे होते हैं। वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम। फिर हमारे बीच में क्या होता है, हमारे मन में एक बार ऐसी चीजें मिलती हैं, केव्स अगर है और उसके ऊपर कुछ बनावटें है, कुछ आर्ट है या कुछ भी ऐसे लिखावट है, फिर हमारे अंदर वो एक उत्सुकता है, कौतूहल बढ़ जाता है जानने के लिए कि ये क्या होगा, ये क्या, कौन सी भाषा में लिखी होगी, इनकी कल्चर क्या होगी, उनकी क्या सोच होगी उस जमाने में। It helps in building our identity. The history of our heritage links us with our origin. Hence, it becomes necessary to preserve and conserve it for future, for our benefit as well as for the benefit of future generation. फिर हमें क्या होता है, हमारी जो संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हम कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति को हमें कहाँ से बचा के रखनी पड़ेगी, हमारे पुराने मंदिरों से, हमारे गुफाओं से, हमारी जो वेशभूषा है, हमारी कल्चर ट्रेडिशन है, जब हम उसको हम कंजर्व करेंगे, तभी हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी संस्कृति बची रहेगी। ओके। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, आर्ट 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 ऐसे जहाँ पे भी आर्ट आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हिस्टोरिकल ऐसी चीजें कहाँ पे भी होती हैं, तो लोग वहां देखने आते हैं, तो अपने आप वो पैसा जनरेट करता है, उसकी देखभाल में जो लोग लगे रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और जो किताबें ऐसी, जो ग्रंथ ऐसे लिखते हैं, संभालते हैं या जो रिसर्च करते हैं आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में, अपने आप इन सारे क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। In brief, applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of our future. तो जैसे हम देखते हैं कि गाइड्स, टूरिस्ट गाइड्स होते हैं या टूर्स एंड ट्रेवल्स होते हैं, तो ये सारी चीजों में क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक रोजगार का जरिया बन जाता है, ये एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन जाता है, लोगों को काम मिलने लगता है उसमें। नाउ, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? कल्चरल वो होता है कि अभी जहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक तो कल्चरल हेरिटेज होता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? This type of cultural heritage includes ancient sites, building, artifacts, manuscripts, sculptures, paintings, etc. इसका मतलब क्या होता है? इसको हम टेंजिबल, यानी इसको हम फिजिकल फॉर्म होता है। टेंजिबल हेरिटेज क्या होता है? फिजिकल फॉर्म होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम अगर केव्स देखेंगे, हम अगर बिल्डिंग्स देखेंगे, हम ऐसे आर्टिफैक्ट्स, शोपीस जिसे हम बोलते हैं, वो अगर देखेंगे, या हम किसी भी ऐसे लिखावट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां देखेंगे या पेंटिंग्स देखेंगे, तो ये हम, इसको एक फिजिकल फॉर्म होता है, वहां से हमको कल्चर क्या थी तब के जमाने की वो हमें पता चलता है। और इनटेंजिबल क्या है? उसी का ऑपोजिट है, जिसको कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम दर्शा सकते हैं कि तब के कल्चर का क्या था। जैसे अगर हम देखते हैं ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेजेस, यानी अगर हम देखते हैं कि अगर जैसे अभी आपकी दादी माँ कहेंगे कि हमारे जमाने में ना दिवाली के दिन सुबह उठकर हमें ये था कि चंदन का लेप लगाकर हम नहाएंगे धोएंगे, फिर हम पूजा करेंगे, फिर हम भगवान के सामने हमारी जो मिठाइयाँ हैं वो रखकर दिखाएंगे भगवान को, और फिर जाके नैवेद्य चढ़ाएंगे, और फिर बाद में हमने पटाखे सब जलाकर हम मीठा खाएंगे,
और उस तरह से हम दिवाली मनाते हैं। अब ये क्या हुआ, ये एक कल्चर को ओरली बताया जाता है कि कैसे सभ्यता, हमारी सभ्यता में क्या किया जाता है, इंडियन कल्चर में कैसे, हिंदू कल्चर में कैसे मनाते हैं। अगर कोई किसी की कोई मुस्लिम के यहाँ से आए, वो बोलेंगे ईद के दिन हम क्या क्या करते हैं, तो वो कहेंगे ईद के दिन हम ऐसे उठते हैं, या बकरी ईद है तो हम फिर नमाज पढ़ेंगे, हम हलाल करेंगे बकरे का, या हम और कुछ करेंगे। तो ये जो कल्चर होते हैं, जो हम जुबानी ट्रांसफर करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, उसको बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज। यानी हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, हम लोगों को कह के एक जनरेशन से अदर जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन इसको कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसको हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, इसको हम बता नहीं सकते ओ ये देखो ये है हमारा कल्चर, जैसे हम बिल्डिंग में या केव्स में दिखाकर बोल सकते हैं। ओके, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज अगेन इज सिमिलर टू ओरल ट्रेडिशंस। हाउ, कि अगर हम बोलते हैं कि हमारे ट्रेडिशन रीति रिवाजें कैसी हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हम बोलेंगे कि क्या क्या हम फुल मून पे जैसे वट पूर्णिमा करते हैं, या हम बोलेंगे कि बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमें देते हैं। इस नक्षत्र में हम ये करते हैं, फिर हम दुर्गा पूजा अष्टमी हम अक्टूबर महीने में आता है, दिवाली नवंबर में कहीं आती है, गणपति कहीं अगस्त में आती है, रक्षाबंधन ऐसे। तो ये जो ओरल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, ये एक होता है। देन सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। अब हम वापस से फेस्टिवल्स और कस्टम्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो बताना। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे हम देखते हैं कि पोवाड़ा होता है या लावणी होती है, वो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। जैसे अगर हम देखते हैं ओडिशा, ओडिसी डांस फॉर्म जो है वो ओडिशा से आता है। कथक हम देखते हैं तो वो भी हम देखते हैं वहां से नॉर्थ साइड से ओरिजिन हुआ है। फिर भरतनाट्यम साउथ हो गया। फिर अगर हम देखते हैं कि भंगड़ा स्टाइल है तो वो पंजाब से आता है। तो ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स, या इवन फॉर दैट मैटर थिएटर में भी हम क्या क्या करते हैं, पोवाड़ा इज अ सिंगिंग वे ऑफ टॉकिंग। तो ये महाराष्ट्र में पोवाड़ा होता है, जो बड़े बड़े महान योद्धाओं के बारे में एक अच्छे महान गाथाएं बोलते हैं, उसको पोवाड़ा बोलते हैं। तो ये जो स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है, ये भी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है। देन सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स, स्किल्स सर्टन होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर कोई एक कारपेट मेकिंग, ये कश्मीर से ज्यादा आता है, कश्मीर में कारपेट मेकिंग होता है, या वुलन क्लोथ्स मेकिंग होता है। या हम देखते हैं कि पैठनी साड़ियां जो होती हैं, ये जो स्किल्स होती हैं, ये पैठनी साड़ियां से महाराष्ट्र से मिलती हैं। या हम कोलकाता साइड, कोलकाता कॉटन सिल्क होता है, तो वहां से हम कोलकाता साइड से हमें उनकी जो स्किल्स है वो हमें पता चलता है। तो ये these are again intangible cultural heritage. Communities, groups who represent such tradition and customs and skills. अब थोड़ा कोई कम्युनिटी होती है ये जो खास करके यही चीजें दर्शाती हैं, यही सारी चीजें अपनी कल्चर को वो लेके आते हैं। जैसे अगर आप बोलते हो वडाली ब्रदर्स आज अगर गाना लेके आते हैं, यानी वो वडाली एक गांव जो पंजाब में है, अमृतसर में दूर गांव में है, तो वो वहां की कल्चर लेके आते हैं, वो ग्रुप अपना वहां का। फिर अगर आप देखते हो कलबेलिया स्टाइल राजस्थानी आर्ट फॉर्म होता है। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे एक एक कम्युनिटी, एक एक ग्रुप अपने स्किल, कस्टम, ट्रेडिशंस को दर्शाते हैं। ये सारे आते हैं इन इनटेंजिबल हेरिटेज। नाउ these are the two forms of cultural heritage जो हमने देखा है, एक tangible है और एक intangible है। now the second form is natural heritage। natural क्या होता है? natural वो होता है जिसे ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया। नेचुरल वो होता है जो नैसर्गिक है, जो ऑलरेडी नेचर से हमें मिला है। तो इसमें क्या क्या चीजें, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता। तो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक विभिन्नता है, बायोडाइवर्सिटी है,
उसको उसके ऊपर ये जोर देता है, तवज्जो देता है. It includes the following things. What are those things which it includes? Fauna. Fauna का मतलब होता है जो हमारे नेचुरल वाइल्ड में जो ट्रीज होते हैं उसको बोलते हैं fauna. फ्लोरा क्या होता है? जो फूल होते हैं वाइल्ड में होते हैं, नेचुरली जो ग्रो होते हैं. इकोलॉजी एंड geomorphic characteristic which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region. Ecology means all the living organisms, whether plants, animals, human being, ये सारी चीजें होती है जो एक उस फ्लोरा और फौना को बचाए रखने या उस फ्लोरा और फौना को जन्म देने में जो एक सहायता करते हैं, ये होते हैं. तो ये तीनों चीजों से मिलकर होता है नेचुरल हेरिटेज. It is essential for the benefit of future generations to preserve our heritage. UNESCO, the global organization, has announced some directives with the objective of performing the cultural and natural heritage. On the basis of those directives, list of sites and traditions are declared as World Heritage. Okay. The list of UNESCO's World Heritage now includes Western Ghats of the Khas Plateau in the district Satara is also part of the Western Ghats. अगर ये अभी हमें बता रहे हैं कि नेचुरल हेरिटेज जो है वो यूनेस्को के अंडर उन्होंने लिया है और उन्होंने उसी चीज को क्या हुआ है एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने दिया है, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से. ओके. सो ये जो है इसमें नॉट ओनली यूनेस्को ने हमारे भी बहुत सारे जैसे वेस्टर्न घाट्स में सतारा आ गया, खास प्लेट्यू आ गया, इसको भी उन्होंने उसमें इंक्लूड कर दिया है ना. एट अ ग्लांस उन्होंने यहाँ पे बॉक्सेस में जो है वो इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, तो हेरिटेज. तो इन्होंने जैसे उस सबके ईयर वाइज उन्होंने एक टेबल दी है हमें. जैसे 2001 में कुटियाम संस्कृत थिएटर इन केरला है, ये अगर आप देखोगे तो दिस ऑल इज ये आपको जैसे कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, छाऊ डांस है ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ ईस्टर्न इंडिया. ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे राइट द करेक्ट पेयर, जहाँ मैच द फॉलोइंग करेक्ट पेयर है, वहां पे आपको ये याद रखना है, ये पढ़ना है ये दोनों टेबल्स. ओके. इसमें वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स भी दिया है, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स दिए हैं और मिक्स्ड भी दिया है उन्होंने. ओके. नाउ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट is one of the main aspects of applied history. Okay, the work of conservation and preservation of cultural heritage falls under the jurisdiction of Archaeological Survey of India and India State Departments of Archaeology. Besides INTACH, that is Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, is actively working in this field. The work of conservation and preservation of cultural and natural heritage requires participation of experts from various fields. They need to be duly aware of the cultural, social, and political histories of the heritage site. Principles of applied history are useful in creating the awareness among them. Now, अभी उन्होंने हमें बताया कि कैसे कहाँ पे हमारी जो कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट क्या-क्या कवर करती हैं और इनको कैसे उन्होंने कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज में क्या-क्या चीजें हमें जरूरत महसूस होती है, क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. तो उनको क्या-क्या चीजें, फर्स्ट थिंग इज वो क्या ये कहाँ पे यूज होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कहाँ पे किस चीज में यूजफुल होता है? इन द ऑपरेशन नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल्ड without causing any change in the original state. यानी हमें किसी भी चीज को, जैसे अगर किसी भी चीज के बारे में हमें पढ़ना हो, जानकारी हासिल करना है, तो हमें उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना उसके ओरिजिनल स्टेट को खराब किए, हम ये नहीं कह सकते कि कल को अगर हमें कोई जैसे डायनासोर का कंकाल मिल गया, हमने उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से नहीं करना है. हमें उस कंकाल को जैसे है साबुत तरीके से रखकर हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, हमें उसकी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी. देन नेक्स्ट इज व्हाट? the local social structure and psychology of the people, challenges faced by them,
in the present situation and their expectations can be surveyed in detail. अब हमें ये भी डिटेल में उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि लोकल सोशल स्ट्रक्चर साइकोलॉजी क्या है लोगों की, उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कई बारी जो पुरानी पीढ़ी की एक मान्यता होती है, कई बारी नई पीढ़ी के लोग होते हैं वो नहीं उनको मानना चाहते हैं। फिर क्या होता है, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में हमेशा एक सोच का टकराव हो जाता है। तो उनकी हमें जरूरत है कि पुरानी पीढ़ी को की सोच को भी लेकर चले और नई पीढ़ी की भी सोच को उसमें समावेश करके दोनों का एक अच्छा मेल करके फिर हमें समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली हमारी संस्कृति और ट्रेडिशन क्या है और फिर हम उसको बचा पाएंगे। Due precautions can be taken to avoid hurting sentiments of the local people while completing the projects of conservation, preservation and development of a heritage site. अभी हमें साथ में इस चीज का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी हम कोई भी ऐसे, जैसे अगर हम अभी ये जो मंदिर यहाँ कालीसा टेम्पल वेरूल दिखा, ये देखने में कितनी सुंदर है, कितना अच्छा है, लेकिन इसको जब उनकी स्टडी करनी होती है या उनको वो कहीं भी आना जाना भी करना पड़ता है, अगर अगर जब हम देखते हैं अभी तिरुपति टेम्पल में या और कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे मानो औरतों को अलाउड नहीं है जाना, तो ये हम जब हम या सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर उनकी कोई फेस्टिवल्स के टाइम में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं हमें। तो हमें उनकी जो एक क्या बोलते हैं प्रिवेसी या उनकी जो एक कल्चर है उसको हमने रिस्पेक्ट देना है, उनको बिना उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किए वो हमने उनकी स्टडी करना है, उनके कल्चर के बारे में, उनके सारे जो उनकी कंजर्वेशन करनी है, प्रेजर्वेशन करनी है नेचुरल हेरिटेज साइट्स की, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड, यानी इसका मतलब क्या होता है, हम लोकल पीपल जो है, लोकल लोग जो वहाँ है उनका भी हम साथ ले सकते हैं इस चीज में कि वो भी हमें जानकारी देंगे, वो भी हमें बताएंगे, उनके पास भी कोई अलग जानकारी होंगी या वो भी हमें मदद कर सकते हैं इन चीजों को कैसे अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। Systematic plan can be designed to employ the local skills in a creative way and create better opportunities for livelihood. अब अगर हमने सिस्टमेटिकली ये चीज की तो हमें लोगों को क्या हमें इसको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स, अभी इससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल फील्ड्स है उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। Knowledge of history can be supportive in the decision making with regard to respective legal provisions and public policies in the following fields. First, museum and archives, ये प्रोफेशनल फील्ड्स के बारे में बता रहे जो इससे रिलेटेड है। Preservation and conservation of historical site, tourism and hospitality, entertainment and mass media. Every field mentioned here, now यहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स दिए इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बारे में, देन उन्होंने फिर एडेड इंफॉर्मेशन दी है हमें प्लेट टैबलेट्स के बारे में, यहाँ पे आप देखते हो, तो ये भी आपको पढ़ना है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी इनके बारे में आ जाएगा, तो प्लीज अंडरलाइन एंड रीड दिस। Every field mentioned here requires expert personnel with specialized skills. For example, architects, engineers, historians, archaeologists, museums, curators, sociologists, archive management professionals, legal experts, skilled photographers, etc. Of course, this is just a representative list. The help of experts from many more fields is required. These experts need to have adequate knowledge of the ancient sites, the historical background of the structural remains and artifacts. Projects in the field of applied history can create various opportunities for these professionals. In this lesson, we learned about the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history, for creating social awareness regarding the conservation, preservation of our cultural and natural heritage. Using knowledge of history for this purpose
to enhance the professional skills of people and to develop industrial commercial field to carry out preparatory work and plan for effective implementation of heritage projects. It is essential to avoid vandalizing यानी खराब करना of historic and public places and to ensure that they are preserved for the benefit of future generations. अभी हमने वही बता रहे हैं कंक्लूजन में कि हमने देखा इस लेसन में कि किस तरह से हम अप्लाइड हिस्ट्री को कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या-क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर हमें हमारी ट्रेडिशन को, कल्चर को कॉन्जर्व और प्रेजर्व करना है आगे के जनरेशंस के लिए। कैसे वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, कैसे हमें क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम ये सारी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हमारी हिस्ट्री जब हम करते हैं हमारी कल्चर के बारे में। वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट द कल्चरल हेरिटेज व्हिच इज one is tangible and intangible heritage and other one is natural heritage. Okay, so ये सारी हमने कवर की हैं एंड जो भी कलरफुल बॉक्सेस में है प्लीज go through it because they will come in your objectives. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि द इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता वाज फाउंडेड बाय एशियाटिक सोसाइटी इन 1844 CE, ये भी आ सकता है। ओके, देन द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे, महाराष्ट्र। ये भी ऑब्जेक्टिव फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। ओके, या ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। देन ऑल्सो अगर हम देखते हैं द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके हैं। ओके, देन इफ वी सी दिस वन, the earliest museum that is 6th century BCE in the world was discovered during the excavations at the city of Ur in Mesopotamia. तो ये भी आपके objective point of view से please underline this, make note of it. And the excavations were conducted by Sir Leonardo Woolley. That is from which year to which year? 1922 to 1934. Okay, so these are some of the objective point of view से आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। आई विल गिव यू द नोट्स इन माय नेक्स्ट लेक्चर फॉर बोथ दिस, फॉर दिस लेसन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।